हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम बेटा 22 फरवरी 2024 से शुरू हैं। और आज की वीडियो में हम आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे। आज की जो वीडियो है बेटा वह है हमारे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय की। किसकी बेटा? सामाजिक विज्ञान विषय में जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा, उसका हम अध्ययन करेंगे, अर्थात मॉडल पेपर 1 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न है, आप सबसे पहले बेटा इन प्रश्नों का क्रम, इन प्रश्नों का नंबर नहीं देखेंगे, आपको प्रश्न जानना है और उसका आंसर। बच्चों देखें, पहला प्रश्न है आप यहाँ पर, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी जो थी बेटा, उसका संस्थापक कौन था? और ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 2020 में आया हुआ है, अर्थात पूछा गया है। कौन था बताओ? तो ऑप्शन बेटा 4 हैं, गैरीवाल्डी, बिस्मार्क और काबूर और मैजनी। मैजनी बेटा मैथ्सनी भी लिखकर आता है। तो आप लोग जानते हैं जो बेटा सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ है, मैजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का जो बेटा संस्थापक था वो या तो मैथ्सनी आएगा तो आप मैथ्सनी पर लगाएंगे, या फिर मैजनी आएगा तो आप मैजनी पर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ और वह कौन सा देश है? ये बेटा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन का है बेटा जर्मनी, ऑप्शन ख है इटली, ऑप्शन ग है फ्रांस, ऑप्शन घ है इंग्लैंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो ऑप्शन नंबर ग, फ्रांस, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। राष्ट्रवाद कहाँ से शुरू हुआ था बेटा? फ्रांस देश से। कहाँ से? फ्रांस से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा ध्यान से, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आपको याद करना है, जिससे बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूट जाए। ठीक है बच्चों, प्रश्न है, जियोसेपे मेत्सनी के विचारों पर प्रकाश डालिए। जियोसेपे मेत्सनी जो था उसके क्या विचार थे, उस पर प्रकाश डालिए। 2023 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। तो हेडिंग डालेंगे जियोसेपी मेत्सनी। क्या डालेंगे बच्चों? जिसके विषय में हमें लिखना है हेडिंग उसी का डालेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे जियोसेपे मेत्सनी। देखें देखें बच्चों, मेत्सनी इटली का एक क्रांतिकारी था। अब पेपर में अगर ये आए कि मेत्सनी कहाँ का रहने वाला था, तो आप कहाँ बताएंगे बेटा? इटली का। तो इसीलिए इन चीज़ों को एक एक लाइन को ध्यान से देखना बच्चों। मेत्सनी इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनुआ में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? जेनुआ में हुआ था। और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। किसके गुप्त संगठन का सदस्य बना बेटा? कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। कैसे बेटा? मेत्सनी को, जो इटली का रहने वाला था, उसे बहिष्कृत कर दिया गया। किसके चक्कर से बेटा? लिगुरिया में क्रांति करने के चक्कर से। तत्पश्चात इसके दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। इसने दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा वर्ण में यंग यूरोप। तो अब पेपर में ये भी आएगा कि यंग इटली की स्थापना किसने की? तो बेटा किसने की थी? मेत्सनी ने। और यंग यूरोप की स्थापना की थी, तो वो भी आएगा किसने बेटा? मेत्सनी ने। जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। अगले देखते हैं बेटा। मेत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अगले देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, काफी अच्छा है बेटा सभी। देखें, अतः इटली का एकीकरण ही
इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। इटली का एकीकरण ही इटली का क्या हो सकता था? मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मेटरनिख ने उसके विषय में कहा, ध्यान दें बेटा ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेटरनिख ने कहा उसके विषय में, उसके कौन? मेथ्सनी के विषय में। मेथ्सनी के विषय में कहा। बेटा कहा क्या? कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है बेटा, पेपर में आ सकता है। मैटरनिख ने किसके लिए कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का वह सबसे खतरनाक दुश्मन है? तो किसके लिए कहा था बेटा? मैथ्सनी के लिए। किसके लिए? मैथ्सनी के लिए या फिर मेजनी के लिए। मैथ्सनी और मेजनी ऐसे दो तरह से आ सकते हैं, जो बेटा आ जाएगा वही आप लगा देंगे। तो सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे बताया था बेटा? मैजनी अर्थात मैथ्सनी को। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? ये बेटा 2020 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है का है बेटा अमेरिका, का है यूएसएसआर यानी रूस, और गा है बेटा इंग्लैंड, और घा है चीन। तो इसका राइट जवाब बेटा उत्तर नंबर गा हो जाएगा, इंग्लैंड। कहां पर हुई थी बेटा औद्योगिक क्रांति? किस देश में प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया? 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया? 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया? ऑप्शन का है बेटा गेहूं को, खा है कपास को, गा है सेब को, और घा है मटर को। तो आप सब जानते हैं किसे माना गया बेटा? ऑप्शन नंबर खा, कपास को माना गया। ये राइट जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है बेटा? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई थी। इस बार आपको मैं बता दूं बेटा एडवांस लेवल के पेपर आएंगे, और एडवांस लेवल के पेपर होने के कारण आपको पेपर को समझना है अच्छे से। पढ़ा हुआ तो सब होगा ही बेटा, इतना तो मैं पढ़ा ही दूंगा जो आप टोटल कर पाए, लेकिन एडवांस लेवल का होने के कारण उसे आपको अच्छी तरह से समझना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी गई, कब रखी गई है, किसके द्वारा रखी गई? तो बेटा ऑप्शन नंबर का है रिचर्ड ऑकराइट के द्वारा, ऑप्शन का है जेम्स वाट के द्वारा, ऑप्शन गा है बेटा डिंसा पेटेट द्वारा, और ऑप्शन गा है जमशेद जी नुसरवान जी टाटा द्वारा। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, रिचर्ड ऑकराइट के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? रिचर्ड ऑकराइट के द्वारा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए हेडिंग प्रश्न हर तरह के मैंने यहाँ पर ले रखे हैं बेटा। महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा ये बेटा, बिल्कुल निचोड़ है ये सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या है? 1928 से 1934 के बीच भारत के आयात निर्यात में 25% की कमी हुई। कितने प्रतिशत की? 25% की। कब? 1928 से 1934 के बीच 50% की कमी हुई। 25 नहीं 50% की कमी हुई। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगीं तो भारत में भी वस्तुओं की कीमतें नीचे आ गईं। याद रखें, वस्तुओं की कीमतें ऊपर बढ़ गईं, नीचे बढ़ गईं, खत्म हो गईं, क्या हो गया? तो बेटा वस्तुओं की कीमतें नीचे आ गईं। ठीक है, नगरीय निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों, अगले देखते हैं बेटा, काश्तकारों, देखिए काश्तकारों को अधिक हानि हुई, लेकिन सरकार ने लगान वसूली से छूट देने से स्पष्ट मना कर दिया। हाँ बेटा क्या है? अधिक हानि हुई लेकिन सरकार ने लगान वसूली से छूट देने से स्पष्ट मना कर दिया। सरकार ने कहा कि हमें लगान अवश्य चाहिए, हम उसे नहीं छोड़ सकते। बंगाल से जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन के मूल्य में 60% से भी अधिक गिरावट दर्ज की गई। कृषि भूमि सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। इन्हीं के
मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत बहुमूल्य धातुओं, विशेष रूप से सोने का निर्यात करने लगा। क्या करने लगा बेटा? सोने का निर्यात, सोना बेचने लगा, जब इतनी महामंदी आ गई थी इसलिए। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न थोड़ा सा छोटा दिखेगा, लेकिन पढ़ने की कोशिश करें, दिख जाएगा। ठीक है बेटा? क्या है? 1940 के दशक में जर्मनी के स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने नई प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का आविष्कार किया। किसने किया था बेटा? गुटेनबर्ग ने। किसने? अब पेपर में आया कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, तो आप किसे लगाएंगे? गुटेनबर्ग ने। ठीक है? उसने अपने बाल्यकाल से ही तेल और जैतून पढ़ने की मशीनों को देखा था। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का एक मॉडल बना और सांचे का उपयोग अक्षय की धातु से बनी आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने सबसे पहली बाइबिल नामक पुस्तक को मुद्रित किया। बेटा ये लाइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। सबसे पहले जो गुटेनबर्ग था, उसने कौन सी बेटा पुस्तक छापी थी? कौन सी पुस्तक छापी थी? तो आप कहेंगे बाइबिल। कौन सी छापी थी बच्चों? बाइबिल पुस्तक छापी थी। ठीक है? चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखें, समझो, अगले जो है हेडिंग है बेटा सामुदायिक सरकार। अब सामुदायिक सरकार भी जान लेते हैं। सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी बांटा जा सकता है, जैसे धार्मिक एवं भाषाई समूह। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार है वो क्या है? इस सत्ता का एक अच्छा उदाहरण है। कौन से का? सामुदायिक सरकार का। अगले देखते हैं। सामुदायिक सरकार की इस विधि को नियंत्रण समुदायों को सत्ता में एक उचित साझेदारी देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं बेटा। सामुदाय सरकार एक भाषा समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा चुनी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बेटा, कि समुदाय सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? तो आप कहेंगे एक भाषा समुदाय के द्वारा, जैसे डच, फ्रेंच आदि। इसमें सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषा संबंधी मुद्दों के संबंध में सख्ती होती है। क्या होती है बेटा? सख्ती होती है। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले। प्रत्येक लाइन में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, प्रत्येक लाइन में कुछ ना कुछ पॉइंट हैं। इन पॉइंटों को आप अच्छे से देखेंगे तभी प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे बेटा। ठीक है? देखें, अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन का है बेटा मुद्रा, का है विदेशी कार्य, गा है बैंकिंग और ऑप्शन घा है व्यापार। तो आप जानते हैं जो ऑप्शन नंबर घा है बेटा, वही राज्य सूची का विषय है। कहाँ का विषय है बच्चों? राज्य सूची का विषय है। अगले देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का है शक्तियों का वितरण, ऑप्शन खा है शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन गा है बेटा सर्वोच्च न्यायपालिका और ऑप्शन घा है कठोर संविधान। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर घा संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, कठोर संविधान। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने वीडियो में अगले। जरा ध्यान से देखें, ये लाइन भी बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी छोटा दिखता होगा लेकिन समझने की कोशिश करें। लैंगिक असमानता, कह रहे हैं लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों में भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाता है। किसके आधार पर बेटा? लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाता है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ियों और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। अगले देखते हैं बेटा। तो लैंगिक असमानता आप जान गए कि लिंग से संबंधित नहीं होती हैं, कि ये पुरुष है ये स्त्री है, उसे कहते हैं लैंगिक असमानता। अगला है बेटा नारीवादी आंदोलन, महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग करने और उनके
व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। किसमें बेटा? वैज्ञानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, अवसरों को बढ़ाने की मांग करने, व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से जो है वो अपने काम को बराबरी को लाने के लिए क्या कहते हैं बेटा? नारीवादी आंदोलन कहते हैं। ऐसा नहीं कि नारी है तो किसी काम को नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, सांप्रदायिकता किस प्रकार एक समस्या बन जाती है? सांप्रदायिकता किस प्रकार एक समस्या बन जाती है, तो जरा जानेंगे इसे भी। कह रहे हैं बेटा, किसी एक धर्म के लोगों का समूह संप्रदाय कहलाता है। कोई एक धर्म के लोग हैं, जैसे सभी मुस्लिम हो या सभी हिंदू हों, सभी सिख हों या सभी ईसाई हों, वो सभी क्या कहलाएंगे? एक संप्रदाय कहलाएंगे। जब यह संप्रदाय अपने आप को श्रेष्ठ तथा अन्य संप्रदायों को हीन समझने लगे तो सांप्रदाय की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल सत्य बात है बेटा, अगर कोई एक धर्म के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझें और दूसरे लोगों को हीन समझें, यानी कि कमजोर समझें, गलत समझें या दूसरे धर्म को गाली दें, तो इसमें क्या होता है बेटा? सांप्रदायिकता जो होती है वो एक समस्या बन जाती है। यह समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। धर्म को क्या मान लिया जाता है बेटा? राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। समस्या तब तक विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का स्वरूप लेने लगती है। बेटा, अगर राजनीति है वो किसी एक धर्म का ही जिक्र कर रही है तब ये विकराल रूप धारण कर लेती है, तथा इसके अनुयायी मतलब फॉलोवर जो इसे फॉलो करते हैं, तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। भाई, अगर कोई राजनेता हिंदू पक्ष की बात करता है केवल, तो मुस्लिम पक्ष के लोग क्या कहेंगे? भाई गलत कहेंगे। और मुस्लिम पक्ष की बात करता है तो हिंदू पक्ष के लोग गलत कहेंगे। ठीक है, अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखें, लाइनों पर फोकस करें। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरों से श्रेष्ठ माना जाने लगता है, और अगर कोई धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है, तब होता है बेटा। एक धर्म की मांगों को मान लिया जाए और दूसरे धर्म की मांगों को ना माना जाए, तब ऐसा होता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग किसी एक धर्म के पक्ष में करना लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। राजनीति को किससे जोड़ना बेटा? धर्म से जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सब समझ गए होंगे। बढ़ते हैं बेटा अगले। जरा ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? जो भारतीय संविधान है बेटा, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? या भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए बेटा, इसका उत्तर, तो सबसे पहले आप उत्तर देखेंगे, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का बंटवारा निम्न प्रकार है। संविधान में किस किस के बीच बेटा? तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो बंटवारा निम्न प्रकार है। अब जरा हम देखेंगे, एक एक लाइन को ध्यान से देखना, क्योंकि प्रत्येक लाइन से प्रश्न बनने वाले हैं। पहला है बेटा संघ सूची, इसमें प्रतिरक्षा। अब हम ये जानेंगे कि संघ सूची में क्या क्या आता है, किस सूची में क्या आता है, तो ध्यान से नोट करना बेटा। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। और यह भी ध्यान रखना है कि संघ सूची में कौन कानून बनाती है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगला है बेटा राज्य सूची। क्या है? राज्य में जो बनती है। इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय आते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। तो बेटा संघ सूची में केंद्र सरकार को, राज्य सूची में राज्य सरकार को। और संघ में क्या क्या आते हैं ध्यान रखना, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, विदेश, संचार, मुद्रा। और राज्य में वाणिज्य, व्यापार, पुलिस, कृषि, सिंचाई। ठीक है, अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समवर्ती सूची, मोस्ट इंपोर्टेंट, अनेक बार प्रश्न आए हैं इससे। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में क्या है? इसमें शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह जैसे विषय शामिल हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य
दोनों सरकारों को है। तो बेटा समवर्ती सूची में कौन कौन मतलब कानून या फिर बनाता है नियम, तो आप कहेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। और सबसे इसमें जो मेन है वह है बेटा शिक्षा। अनेक बार पूछा गया है शिक्षा किस सूची में आती है, समवर्ती सूची में आती है। लेकिन जब दोनों कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आपस में नहीं बन रही है तो कौन से की माने, तो बेटा मानेंगे केंद्र सरकार की। ठीक है, चलिए चौथा है बेटा अवशिष्ट। अवशिष्ट विषयों की सूची में वे विषय रखे गए जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं थे। अवशिष्ट विषयों की सूची में वे विषय रखे गए जो इन तीनों में से बच गए, वो अवशिष्ट में रखे गए। जो नए विषय के रूप में उभरे थे, इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती थी। कौन बनाती है, केंद्र सरकार। चलिए बच्चों बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, देखें ध्यान से। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, ये 2020 का आया हुआ बेटा प्रश्न है। ऑप्शन का है झारखंड, खा है बेटा गुजरात, गा है राजस्थान और घा है बिहार। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर खा गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखें। गुजरात में कहां पर, काली मिट्टी। भाई काली को याद रखो, काली कैसी होती है, काली होती है। और गुजरात रात कैसी होती है, काली। तो रात हो गई काली, यानी गुजरात हो गई काली मिट्टी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है, ये 2020 में आया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का है बेटा पवन, ऑप्शन खा है हिमनद, गा है बेटा जल, ऑप्शन घा है पशु चारण। तो ऑप्शन नंबर खा राइट जवाब हो जाएगा हिमनद। हिमनद क्या है बेटा, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही तो इसे पॉज करो। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक करना है बेटा आपको। वीडियो को रोक कर सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ कैसी लगी वीडियो, तब अगले चलेंगे। ठीक है बच्चों, कर दिया लाइक, वेरी गुड। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहाँ या किसमें, 2020 में आया प्रश्न है बेटा। ऑप्शन नंबर का है दक्कन के पठार में, ऑप्शन नंबर खा है मालवा प्रदेश में, ऑप्शन नंबर गा है ब्रह्मपुत्र घाटी में, ऑप्शन घा है थार रेगिस्तान में। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर का दक्कन के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, ये बेटा 2020 और 22 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का है गहन खेती करना, ऑप्शन खा है वनोन्मूलन, ऑप्शन गा है अधिक सिंचाई, ऑप्शन घा है अति पशुचारण। बताओ बेटा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर का राइट जवाब हो जाएगा अधिक सिंचाई करना। तो पंजाब में भूमि का निम्नीकरण क्या हो, किसके कारण होता है बेटा, अधिक सिंचाई के कारण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखें अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। ये 2020 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। या निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है, तो ये भी बेटा 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का है काली मिट्टी, ऑप्शन खा है लाल मिट्टी या लाल मृदा, आप समझ सकते हैं। देखिए बच्चों ऑप्शन गा है जलोढ़ मृदा और घा है लेटेराइट मृदा। तो बताओ बेटा कपास की खेती किसमें होती है, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काली मृदा। कपास की खेती किसमें होती है बेटा, काली मृदा। और काली मिट्टी या काली मृदा कहाँ पाई जाती है, गुजरात। रात कैसी होती काली, तो रात में काली मिट्टी यानी गुजरात में। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये चार्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अब पढ़ाने जा रहा हूं। अन्य नदी परियोजना, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा नदी परियोजना है। एक तरफ आप हेडिंग डालेंगे नदी परियोजना, एक तरफ देखेंगे नदियां। नदी परियोजना किस नदी पर, कौन सी नदी परियोजना बनाई गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है बच्चों, देखें सबसे पहला आता है मेरे प्यारे बच्चों सलाल परियोजना। कौन सी, सलाल परियोजना किस नदी पर बनी थी, तो ये बनी है बेटा चेनाब नदी पर।
सलाल परियोजना किस नदी पर है बेटा? चेनाब नदी पर। अगली है मेरे प्यारे बच्चों भाखड़ा नागल परियोजना। आपके पेपर में 3-4 परियोजना पूछेंगे, इसलिए ये सब आप याद कर लें। भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ बनी थी? तो बेटा ये बनी है सतलुज नदी पर। किस नदी पर? सतलुज नदी पर। और टिहरी परियोजना किस पर थी? तो यह है बेटा भागीरथी यानी गंगा नदी पर, भागीरथी नदी पर टिहरी। और बेटा नरौरा परियोजना कहाँ है? तो नरौरा परियोजना बनी है बेटा गंगा नदी पर। किस नदी पर? गंगा नदी पर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले। देखें अगला है बेटा राणा प्रताप सागर। किस नदी पर है राणा प्रताप सागर परियोजना? तो बेटा ये है चंबल नदी पर बनी हुई। अगला है बेटा गांधी सागर। किस नदी पर है गांधी सागर परियोजना? तो ये भी है चंबल नदी पर बनी हुई। अगला है मेरे प्यारे बच्चों कोटा बैराज। किस नदी पर है? तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों चंबल नदी पर है। अब आप देख सकते हैं चंबल नदी पर कितनी परियोजनाएं हो गई बेटा? तो आप कहेंगे 3। कितनी हो गई? 3। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले। अगले है सरदार सरोवर परियोजना। तो ये है ये जो है बेटा नर्मदा नदी पर बनी हुई। सरदार सरोवर परियोजना किस पर है? नर्मदा नदी पर। फिर है बेटा कोयना। कोयना परियोजना कृष्णा नदी पर बनी हुई है। फिर है मेरे प्यारे बच्चों नागार्जुन सागर जो बांध या परियोजना है ये बेटा कृष्णा नदी पर बनी हुई है। अगली बेटा तुंगभद्रा परियोजना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कृष्णा नदी पर बनी हुई है। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ बनी है? कृष्णा नदी पर। चलिए बढ़ते हैं अगले। देखो बच्चों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लाइफ में कहीं पर भी कोई भी एग्जाम आप देंगे तो कहीं ना कहीं इस टेबल से आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे। फिर है बेटा हीराकुंड परियोजना, ये महानदी पर है। फिर है बेटा दामोदर परियोजना, ये दामोदर नदी पे बनी है। फिर है बेटा मैटूर परियोजना, ये कावेरी नदी पर है। फिर है मेरे प्यारे बच्चों तिलैया परियोजना, ये दामोदर नदी पर है। फिर है कृष्णराज सागर परियोजना और ये कावेरी नदी पर बनी हुई है। तो ये सभी परियोजनाओं को आप अच्छे से लिखकर याद कर लें जिससे आपका कोई भी प्रश्न इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में ना छूट पाए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी वीडियो में अगले। देखें ये चार्ट भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसा है बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? भारत में व्यवसायिक संरचना। तो बेटा भारत में व्यवसायिक संरचना 3 प्रकार से होती है। पहला है बेटा प्राथमिक संरचना। कौन सी संरचना मेरे प्यारे बच्चों? प्राथमिक। और फिर है द्वितीयक और उसके बाद है बेटा तृतीयक संरचना। कैसी? तृतीयक। तो आप देखें प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। अब पेपर में आएगा कि क्षेत्रक व्यवसायिक संरचना कितने भागों में? 3। कौन कौन सी? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब इसमें आएगा कि कौन सी चीज प्राथमिक में आती है, कौन सी द्वितीयक में आती है और कौन सी तृतीयक में। मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। कह रहे हैं प्राकृतिक संसाधन के प्रत्यक्ष उपयोग। क्या क्या आता है बेटा? प्राकृतिक संसाधन के प्रत्यक्ष जो उपयोग होते हैं, डायरेक्ट जो उपयोग करते हो, उन पर आधारित अनेक गतिविधियां सभी इसी में आती हैं। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य मतलब मछली पालन हो गया, खान वनोत्पाद से संबंधित सभी गतिविधियां किसमें आती हैं बेटा? प्राथमिक क्षेत्रक में आती हैं। चलिए अब जानते हैं द्वितीयक क्षेत्रक में क्या होता है। इस क्षेत्रक में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इस क्षेत्रक की गतिविधियों में उद्योग, विनिर्माण, आपूर्ति, बांध, विद्युत आदि प्रमुख हैं। तो बेटा यही ध्यान देना है कि हमें पहले वाले में कौन कौन से आते हैं और दूसरे वाले में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, अब तृतीय में देखते हैं। इस क्षेत्रक के अंतर्गत सेवा क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र की गतिविधियों में संचार, यातायात, साधन, भंडारण, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार आदि सभी सम्मिलित हैं। मैं आपको बता दूं बेटा कि कोई भी एक चीज दे देगा और कहेगा बताओ ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे मछली पालन दे दिया, मत्स्य पालन। अब आपसे पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में कि बताओ ये किसके अंतर्गत आता है। तो आप देखें मेरे प्यारे बच्चों मत्स्य पालन जो है ये देखो मत्स्य पालन ये किस में आता है? तो आप कहेंगे प्राथमिक में। तो ऐसे इन तीनों में कौन कौन आता है तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। और बेटा तीसरे वाले में क्या है? इस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र से कहते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र से।
ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपनी वीडियो में अगले प्रश्न की तरफ। देखो प्रश्न है बेटा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं। ये प्रश्न आप देख सकते हैं एनसीईआरटी 2020, 22 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। या सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो बेटा ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का है रोजगार की शर्तें। ऑप्शन खा है बेटा आर्थिक गतिविधि के स्वभाव। अगले देखते हैं, अगले बेटा प्रश्न है, ध्यान से समझें। अगला है ऑप्शन नंबर का उद्यमों की स्वामित्व। ऑप्शन नंबर का है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो बेटा इस प्रश्न का जो राइट जवाब, सही जवाब हो जाएगा वह है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर का उद्यमों के स्वामित्व। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न जो है हमारा वो भी बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से समझें। क्या है, एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, फिर खाली जगह है बेटा क्षेत्र की गतिविधि है। ये एनसीईआरटी और 2023 में आया प्रश्न है। फिर इसे और किस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वो है बेटा एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। ये 2020 में है। फिर कैसे आ सकता है, एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। ये 2022 में आया है। किसमें, तो ऑप्शन नंबर का है बेटा प्राथमिक क्षेत्रक में, खा है द्वितीय क्षेत्रक में, गा है बेटा तृतीय क्षेत्रक में, और गा है सूचना प्रौद्योगिकी में। तो इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बेटा प्राथमिक क्षेत्रक में। किसमें, प्राथमिक क्षेत्रक में। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न है, भूमि के ह्रास यानी निम्नीकरण का क्या अर्थ है। भूमि के निम्नीकरण का क्या अर्थ है या भूमि के ह्रास का क्या अर्थ है। भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारण क्या है। भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारण क्या है बताओ बच्चों। या कोई दो मानवीय प्रक्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हो। ये भी बेटा 2020 में आया प्रश्न है। या भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं बेटा, मिट्टी का कटाव या फिर भूक्षरण होता क्या है। ठीक है बच्चों, देखें देखें तो हेडिंग डालेंगे मिट्टी के कटाव अथवा भूक्षरण। मिट्टी के कटाव अथवा भूक्षरण का अर्थ, मिट्टी के कटाव का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। मिट्टी के कटाव का क्या अर्थ है कि भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। ऊपर जो बेटा उर्वरा शक्ति होती है जिसकी वजह से फसल बहुत ही अच्छी होती है, वो क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, नष्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में मिट्टी की ऊपरी परत के कोमल और उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारकों जैसे जल, नदी, वर्षा, वायु या प्रक्रमों द्वारा एक स्थान से हटाया जाना ही भूमि का ह्रास या कटाव कहलाता है। आप देखते हैं किसी के खेत में खाद वगैरह वो लगाता है, ऊपरी फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब बहुत अत्यधिक बारिश होती है तो वो ऊपर की मिट्टी सब कट कर धुल कर सब चली जाती है। ठीक है ना बेटा, यही होता है भूमि का कटाव या भूक्षरण। यह कटाव अत्यधिक उपजाऊ भूमि को शीघ्र ही बंजर बना देता है। बेटा ऊपर जितनी भी उपजाऊ भूमि होती है ये सब की सब कटकर चली जाती है नदियों में। ठीक है, तो ऐसा फिर भूमि कैसी बन जाती है, जब उसमें फसल ही नहीं उगेगी तो बंजर बना देता है। भारत में लगभग एक चौथाई कृषि भूमि भूमि कटाव से प्रभावित है। एक चौथाई भूमि जो है बेटा वो भूमि कटाव से प्रभावित है। असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य भूमि कटाव की समस्या से अत्यधिक प्रभावित हैं। बेटा जो नदियों वाला क्षेत्र है उसमें ऐसा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों समझ गए होंगे भूमि कटाव या भूक्षरण क्या होता है। मिट्टी का ऊपरी परत का कटना ही भूक्षरण कहलाता है, जिससे उसमें फिर वह भूमि क्या बन जाती है, बंजर बन जाती है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखें मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक बहुत अच्छी टेबल है, ध्यान से समझेंगे। क्या है बेटा,
संकटग्रस्त जातियों तथा लुप्त प्रजातियों में 3 अंतर बताएं। संकटग्रस्त और लुप्त प्रजाति क्या होती हैं? संकटग्रस्त वो होती हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं, और लुप्त वो होती हैं जो लुप्त हो चुकी होती हैं। तो उत्तर देखेंगे संकटग्रस्त जातियों और लुप्त में अंतर। एक तरफ बेटा हेडिंग डालेंगे हम संकटग्रस्त और एक तरफ डालेंगे लुप्त प्रजातियां, लुप्त जातियां और संकटग्रस्त। तो पहले संकटग्रस्त देख लेते हैं, जो खत्म नहीं हुई हैं, लुप्त नहीं हुई हैं, लेकिन लुप्त होने के कगार पर हैं अगर उन्हें बचाया ना गया तो। जैसे पहला काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर आदि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। यदि बेटा इन्हें जल्दी नहीं बचाया गया तो ये संकटग्रस्त जातियां हैं और ये अपने समय से बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अगले देखते हैं। और लुप्त में देखते हैं, ऐसी प्रजाति उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। तो बेटा ये गुलाबी सिर वाली बतख और एशियाई चीता पूरी तरह से क्या हो गए हैं? खत्म हो गए हैं। तो हो सकता है पेपर में ऐसे आ जाए कि गुलाबी सिर वाली बतख निम्न में से किस प्रकार की प्रजाति है या किस प्रकार की जाति है। तो गुलाबी सिर वाली बतख तो खत्म हो गई, तो आप क्या लगाएंगे? लुप्त जाति। और अगर मगरमच्छ आ गया तो लगाएंगे संकटग्रस्त, क्योंकि मगरमच्छ अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन खत्म होने के कगार पर है, यानी संकट में है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरे की तरफ। दूसरा है, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। मैंने बताया था नहीं संकट वाला कि लुप्त होने का खतरा है पर अभी लुप्त हुए नहीं है। तो ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सही कर लेना, निज के लिख किया है जिनके को। फिर दूसरा है बेटा, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई। अब ये संकटग्रस्त में किस में रखा है बेटा? उसमें लुप्त में, कि इनके स्थानों पर जहाँ पर ये पाई जाती हैं वहाँ जाके जब देखा गया था तो ये नहीं पाई गई थी, तो हमने मान लिया कि ये लुप्त हो चुकी हैं। चलिए बच्चों अगले देखते हैं। 3 पूछे थे ना बेटा, तो ये 2 है, ये है तीसरा। देखिए बेटा तीसरा पॉइंट है बेटा, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। बेटा कोई तो कारण होगा कि ये सभी प्रजातियां जातियां क्या हो रही हैं? खत्म हो रही हैं। तो अगर ऐसे ही कोई इन्हें परेशानी होती रही तो ये खत्म हो जाएंगी। अगर इन्हें बचाना है तो उन परिस्थितियों से इन्हें निकालना होगा, है ना? तो जीवित रहना वरना इनका क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। और जो बेटा लुप्त हो गई हैं ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ये पूरी पृथ्वी पर कहीं नजर नहीं आ रही हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखें, इसे और आप समझेंगे, ये भी एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है। क्या प्रश्न है जरा देखेंगे तब आएगा बेटा समझ में। कह रहे हैं ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में अंतर। अब पेपर यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा कि बताओ निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है या साधन है और कौन है गैर परंपरागत स्रोत या फिर साधन। तो एक तरफ हेडिंग डालेंगे ऊर्जा के परंपरागत साधन और दूसरी तरफ ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। तो देखें बच्चों, तो है ऊर्जा के परंपरागत साधन में, ऊर्जा के परंपरागत साधनों में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत आदि सम्मिलित हैं। अब अगर पूछें, अब पेपर में जैसे आ जाए कि विद्युत कैसा साधन है, तो विद्युत कैसा है बेटा? परंपरागत साधन है। फिर पूछें कोयला कैसा है, तो आप कहेंगे परंपरागत है। तो ये आपको याद करना है इसके एग्जाम्पल कि कौन कौन परंपरागत होते हैं और कौन कौन गैर परंपरागत। चलिए गैर परंपरागत में देखते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा सम्मिलित हैं। इतने प्रकार की जो भी ऊर्जाएं ये कौन सी बेटा? गैर परंपरागत। अच्छे से याद करना, पेपर में 100% आएगा इससे एक प्रश्न। तो अब पेपर में जैसे पूछ लेंगे बताओ ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का उदाहरण है, तो आप कहेंगे गैर परंपरागत साधन का। क्या कहेंगे बेटा? गैर परंपरागत साधन का। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले। देखें, अब बढ़ते हैं बेटा अगला प्रश्न। देखें, प्रश्न सभी अच्छे हैं। क्या है बच्चों? महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये बेटा एनसीईआरटी का प्रश्न है और 2020 में आया है। या वैश्विक आर्थिक महामंदी के 3 कारणों का उल्लेख कीजिए।
जो वैश्विक आर्थिक महामंदी हुई थी बेटा, उसके कोई 3 कारण बताओ। या वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए, बात वही है। या बेटा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न बेटा ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक महामंदी हुई थी, इसे बताओ। तो चलिए आंसर जानते हैं। 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। क्या थे जरा देख लेते हैं। इसके कारण क्या थे बेटा, वो देखते हैं जरा। पहला पॉइंट ध्यान से समझेंगे बेटा, क्या है? औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा। क्या होने लगा बेटा? बड़ उत्पादन कार्य होने लगा। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार इकट्ठा हो गया कि कोई खरीदार तक नहीं रहा था बेटा, इसीलिए महामंदी आई थी। औद्योगिक क्रांति जो हुई थी उसके कारण ब्रिटेन और अमेरिका में इतना कार्य उत्पादन होने लगा कि 1930 तक इतना माल हो गया कि कोई खरीदार नहीं रहा, भंडार हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया, कोई खरीदार तक नहीं रहा, इसीलिए महामंदी आई थी बेटा। अगला पॉइंट, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादनों की कीमतें, क्या है बेटा? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। अगले है बेटा, किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगीं। बेटा जब किसानों ने अत्यधिक फसल उगाना शुरू कर दिया, है ना, तो उससे क्या हुआ? कीमतें और गिनेगी। किसी भी बाजार में अगर कोई सब्जी अत्यधिक मात्रा में आ जाए तो वो सस्ती बिकती है ना। खरीदारों के अभाव में, खरीदार तो थे ही नहीं, खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी क्या करने लगी बेटा? सड़ने लगी, और वो सड़ी गई थी। ठीक है, तो इससे महामंदी आई थी। अगला देख लेते हैं एक और मेरे प्यारे बच्चों, देखें प्रश्न। अगला पॉइंट है, संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। बेटा जब ये संकट आया था ना, इससे पहले बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेते थे और बेचारे अपने जीवन यापन कर रहे थे। 1928 के कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब हो गया। अमेरिका का कर्जा विदेशों पर कितना हो गया बेटा? $1 अरब। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उसके सामने सबसे बड़ा गहरा संकट आ गया, क्योंकि वो तो बेटा पूरी तरह से डूबे हुए थे कर्जे में। अब उन्हें और कहीं से भी कर्जा मिलने को था नहीं, तो सबसे ज्यादा मुसीबत उन्हीं देशों पे बनी थी जो पहले से ही अमेरिका के कर्ज में क्या थे बेटा? डूबे हुए थे। अगला पॉइंट, यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर पड़ी। बेटा बहुत बैंक बड़े हो गए यूरोप में, बड़े बड़े थे वो बिल्कुल खत्म हो गए, और कई देशों की मुद्रा की जो मुद्रा की कीमत है बुरी तरह गिर गई। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कौन सी? अमेरिका की आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूलने लगी। उसने सोचा भाई अगर हमारी कोई भी सामान दूसरी जगह बिकेगा, दूसरे से हमारे यहाँ आएगा, तो उसने डबल कर दिया बेटा टैक्स। टैक्स क्या कर दिया? डबल कर दिया, सीमा शुल्क। अगले देखते हैं। अगला है बेटा, के शेयर बाजार में शेयरों की कीमतों में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। बेटा बहुत गिरावट आ गई थी शेयरों की बाजार में, इससे उसका दिवाला निकल गया, मतलब और कंगाल हो गए। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो बच्चों, ये भी प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? 2020 में, या भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। बेटा 2022 में आया है। या भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 2022 में आया है। या भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। 2023 में आया है। अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखें। या प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ये 2023 में आया है। या भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये 2023 में।
बेटा ये इतने इतने प्रश्न हैं तो आप ये ना समझें कि इतने प्रश्न क्यों दे दिए। मेरे प्यारे बच्चों, इन जितने भी ये प्रश्न आ रहे हैं ना, इनमें से कोई सा भी आए, पर उत्तर आपको यही लिखना है जो इसके नीचे उत्तर लिखा है। इसलिए आपको प्रश्न पर भी ज़्यादा ध्यान देना है कि कौन कौन से प्रश्न, पता चले तुमने ये वाला बेटा रट लिया कि इसका उत्तर है ये, और आ गया ऊपर वाला, फिर कहो ये तो हम पढ़ के ही नहीं गए थे। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रश्न को ध्यान करना है कि कौन कौन से प्रश्न का उत्तर कौन सा हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं उत्तर इसका। देखो, कह रहे हैं 1929 की महामंदी का प्रारंभ भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। सुनते रहें बेटा। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ था। शहर में जो लोग थे उनसे ज़्यादा किसे हुआ था? किसानों और काश्तकारों को। यद्यपि कृषि उत्पादकों की कीमतें तेजी से नीचे गिरीं, लेकिन सरकार ने लगान वसूलने में छूट देने से इनकार कर दिया। सबने कहा जब इतनी गरीबाई आ रही तो सरकार क्यों ना लगान को कम कर दे या ना वसूले, लेकिन सरकार ने साफ साफ क्या कर दिया? मना कर दिया। उसने कहा हमें लगान चाहिए तो चाहिए। ठीक है। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। विश्व बाजार के लिए क्या करते थे बेटा? उपज पैदा करते थे। टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज़्यादा गिरावट आ गई। टाट का निर्यात तो बंद हो गया और इससे क्या हुआ? कच्चे पटसन की कीमतों में कितनी? 60% से ज़्यादा गिरावट आ गई। अगले देखते हैं बच्चों। आ गई। मंदी के इन्हीं सालों में भारत की कीमती धातुओं खास तौर से सोने का निर्यात करने लगे। 1931 में मंदी अपनी चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। जो भारत में ग्रामीण क्षेत्र है वो काफ़ी मुश्किल से बेटा गुजर रहा था। यह मंदी शहरी भारत के लिए अधिक दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरे जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत काफ़ी ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। बेटा ग्रामीण लोगों को इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ा। ग्रामीण लोग इससे बहुत परेशान हुए, लेकिन शहरी इतने नहीं हुए थे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखें, अगला प्रश्न है बेटा, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? एक तर्क दीजिए। और ये बेटा 2022 में आया प्रश्न है। या सत्ता की साझेदारी स्वतंत्र की आत्मा, लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। बेटा ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इसके विषय में बताओ। अगले है प्रश्न, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। 2023 में आया है। बेटा इसका जवाब उत्तर में देखें बेटा, सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। समाज में जब बेटा टकराव होता है ना, तो ये राजनीति का रूप ले लेते हैं। आप देखते हैं आजकल राजनीति भी धर्म और संप्रदाय के नाम पर हो रही है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीति व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। बहुसंख्यक समुदाय की, ध्यान से समझो बेटा, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक अन्य बात कही जा सकती है तथा वह कहीं अधिक गहरी है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। बेटा सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र की आत्मा इसीलिए है क्योंकि इससे सभी का जो है वो भला होगा। बेटा क्या होगा? भला होगा। लोकतंत्र का अर्थ ही है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं
उनके बीच सत्ता को विभक्त किया जाए। सत्ता मतलब शासन, शासन को विभक्त किया जाए, सत्ता में जो भी लोग हैं सबको अपना अपना काम दे दिया जाए, तथा ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसी ढर्रे का मतलब जिसका जो काम है बेटा वो अपना ईमानदारी से करे, ठीक है। इसलिए वैध शासन सरकार भी होती हैं, वैध शासन सरकार भी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैध शासन सरकार भी होती हैं जिससे अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह क्या होते हैं बेटा, शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को अच्छे से याद करेंगे। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखें अगला प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को याद करना है बेटा, ठीक है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाते हैं। परिवहन तथा संचार के जो बेटा साधन होते हैं वो किसी देश की जीवन रेखा कहलाते हैं तथा अर्थव्यवस्था भी कहलाते हैं। क्यों? तो ये एनसीईआरटी 2011 सॉरी एनसीईआरटी 2021 में आए हुए प्रश्न है। तो जरा देख लेते हैं बेटा क्या है। वस्तुओं सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। आप जानते हैं आप कहीं बेटा रिश्तेदारी या कहीं तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो जिस भी सवारी से जाते हैं, जिस भी वाहन से जाते हैं वो चीज़ आपका परिवहन है, यह परिवहन कहलाता है। यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है जैसे स्थल, जल तथा वायु। तो परिवहन के 3 क्षेत्र हैं, 3 से किया जाता है। कौन कौन से? स्थल, जल और वायु से। संचार के साधन वे साधन हैं जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। जैसे बेटा मोबाइल हो गया, ये सभी कौन से साधन हैं? मोबाइल से बात कर लेते हैं, मैसेज भेज देते हैं, संचार के साधन। दूरदर्शन हो गया, टीवी हो गया, ठीक है। ये दोनों ही किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं। क्योंकि जान लेते हैं क्यों कहे जाते हैं। तो बेटा कुछ पॉइंट है, इन्हें हम देखेंगे तभी आएगा समझ में। पहला है बेटा, एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करती है। कह रहे हैं एक देश का विकास तभी भी हो सकता है जब एक देश से सेवाएं या वस्तुएं दूसरी जगह भेजी जाएं। तो आप जानते हैं ऐसा करने के लिए बेटा परिवहन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास के लिए अपेक्षित हैं। दूसरा, भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई, सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा है। बेटा भारत एक विशाल देश है और वो अपनी भाषा के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने बोलचाल के लिए या फिर अपने संस्कार के लिए दुनिया की सभी देशों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका कारण अच्छे परिवहन और संचार के साधन भी हैं, ठीक है बेटा। तो संचार हम दूसरे देशों में कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने यहाँ का कोई भी जो वस्तुएं हैं उनका आयात निर्यात भी दूसरे देश से हम कर सकते हैं परिवहन के द्वारा। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट, ध्यान से समझेंगे। तीसरा पॉइंट है, सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। सक्षम व तीव्र गति वाले वाहन से, परिवहन से आज जो संसार है वो एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है बेटा, संभव हो सका है। चलिए अगला देखते हैं। युद्ध के समय इन साधनों का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इनके द्वारा सारा देश रक्षा सेनाओं की सहायता में कटिबद्ध हो जाता है। आप देखते हैं जो युद्ध चलता है तो वो हम सब परिवहन के माध्यम से हम वहाँ जा सकते हैं या हमारे आर्मी जो होती है वहाँ पहुँच सकती है और हम जो है संचार के माध्यम से उनकी जानकारी ले सकते हैं बेटा। हथियारों, गोला बारूद तथा रसद पहुंचाने का काम आसान हो जाता है। आप जानते हैं इन्हें भी सबको किस में ले जा सकते हैं बेटा, परिवहन से ले जा सकते हैं। चलिए बच्चों अगले देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने में किस प्रकार प्रबंध करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वो अपने उत्पाद की उत्पादन क्षमता या लागत कम बनाए रखने में किस प्रकार प्रतिबंध होती हैं, ये उदाहरण सहित समझाइए। तो बेटा इसका आंसर देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत को कम करने के लिए निम्न प्रबंध करती हैं। कई प्रबंध करती हैं बेटा। पहला देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफ़ी मात्रा में
पूंजी निवेश करके अधिक मात्रा में उत्पादन करती हैं, जिससे उत्पादन लागत में कमी हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफ़ी मात्रा में पूंजी निवेश करके क्या करती हैं बेटा, अधिक मात्रा में उत्पादन करती हैं। कम मात्रा में क्या करेंगी, पूंजी को निवेश करेंगी और अधिक उत्पादन करेंगी, जिससे उत्पादन में लागत की क्या होती है बेटा, कमी होती है। अगला देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफ़ी मात्रा में कच्चे माल को खरीदती हैं, जिससे कि उसे कम लागत में कच्चा माल प्राप्त हो जाए। तो जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं बेटा, ये कच्चा माल बहुत ही कम पैसों में खरीद लेती हैं। चलिए अगले देखते हैं। अगला है बेटा तीसरा पॉइंट, कह रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर बाजार पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं बेटा, स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर बाजार पर क्या कर लेती हैं, नियंत्रण कर लेती हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखें, ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और अति मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। और हाँ, आपको मैं एक बात और बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जो पेपर है ना, वो पेपर में अनेक प्रश्न आपके आएंगे जरूर, वर्णनात्मक में आएंगे, वर्णनात्मक सेकंड में आएंगे, लेकिन उन सभी प्रश्नों में अथवा लिखा होगा। तो जब बेटा पेपर में अथवा होता है तो उन दो में से एक एक किया जाता है। जो आपको आता हो वो आप उन दोनों में से कर देंगे, और अगर दोनों आ रहे हैं तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखें अगला प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, गांधी जी ने। क्यों चलाया था, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के क्या कारण थे, फिर उन्होंने वापस भी लिया था तो इसका कारण क्या था, ऐसे आएगा। या फिर असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। ये बेटा 2020 का आया हुआ प्रश्न है। अगले देखते हैं, अगले कैसे आ सकते हैं बेटा, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या थे। ये 2022 में आया है बेटा। अगला है, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये भी बेटा 2022 में आया है। चलिए और बेटा अगले बढ़ते हैं, जरा और प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण थे क्या बेटा। 2022 में आया प्रश्न है, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम बताओ। जिसने इस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया है कोई 3 नेता बताओ। 2022 में आया बेटा। या असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न बेटा 2023 में आया। या असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभाव का उल्लेख करें। ये बेटा 2023 में आया है। तो आप देख रहे हैं एक प्रश्न अनेक रूपों में मिलेगा आपको, और कोई सा भी एक रूप आपके पेपर में मिल जाएगा, लेकिन इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है वो बेटा एक ही है। देख लेते हैं क्या आंसर है बेटा। उत्तर है, कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। किस पार्टी ने बेटा, कांग्रेस ने। किसके उपलक्ष्य में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। किसके, महात्मा गांधी के, 1920 में। यह एक क्रांतिकारी कदम था। कांग्रेस ने, अब देखते हैं बेटा अगले मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे इसे। कांग्रेस ने पहली बार सक्रिय कार्यवाही अपनाने का निश्चय किया। कांग्रेस ने पहली बार सक्रिय कार्यवाही अपनाने का निश्चय किया। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के अनेक कारण थे। कितने कारण थे बेटा, अनेक कारण थे। अब तक महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का पूरा सहयोग दिया था। ब्रिटिश सरकार को क्या दिया था बेटा, पूरा सहयोग। ठीक है। किंतु जलियांवाला बाग नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ और हंटर कमेटी की जांच ने उनका अंग्रेजों के न्याय से विश्वास उठा दिया। बेटा पहले तो ये सब महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार को क्या करते थे, पूरा विश्वास करते थे। लेकिन जब बेटा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, पंजाब मार्शल लॉ हुआ, हंटर कमेटी की जब जांच हुई, तो इसमें अंग्रेजों से उनका पूरा विश्वास उठ गया। किसका, महात्मा गांधी का। उन्होंने अनुभव किया कि अब पुराने तरीके छोड़ने होंगे। कांग्रेस से उदारवादियों के अलग हो जाने के बाद कांग्रेस पर पूरी तरह से गर्मपंथियों का नियंत्रण हो गया। उधर तुर्की और मिस्र राष्ट्रों में सेवर्स की संधि की कठोर शर्तों से मुसलमान भी रुष्ट थे। ठीक है, अगले देखते हैं।
मुसलमान भी रुष्ट थे। देखो बेटा, देश में अंग्रेजों के प्रति देश में अंग्रेजों के प्रति बड़ा असंतोष था। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन में उनका साथ दिया तथा असहयोग आंदोलन छेड़ने का विचार किया था। क्या कहा था बेटा? असहयोग आंदोलन को छेड़ेंगे। क्या कहेंगे? छेड़ेंगे। छेड़ने का विचार किया मतलब शुरू करने का विचार किया था। अगले देखें, सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। कहां पर रखा था मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बताएंगे। जब मैं पूछूं कहां, तो कहेंगे सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। और लाला लाजपत राय जो थे कलकत्ता अधिवेशन के कौन थे? अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में। सी आर दास, बी सी पाल, एनी बेसेंट, जिन्ना और मालवीय जी ने इसका विरोध किया। लेकिन दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नियमित अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया तथा विरोधियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। तथा विरोधियों ने भी फिर क्या किया बेटा? जब ये प्रस्ताव पारित हो गया, कब? दिसंबर 1920 में, तब विरोधियों ने भी इस प्रस्ताव का क्या किया बेटा? समर्थन किया। चलिए देखते हैं बेटा अगले, ध्यान से समझे। अगले देखते हैं बच्चों। इस आंदोलन के मुख्य बिंदु थे, क्या थे? कि खिताबों तथा मानव पदों का त्याग, स्थानीय निकायों में नामजदगी वाले पदों से इस्तीफा, नामजदगी वाले पदों से इस्तीफा, सरकारी दरबारों या सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित उत्सवों में भाग न लेना, बच्चों को स्कूलों से हटा देना या लेना, अदालतों का बहिष्कार करना, फौज में भर्ती का बहिष्कार आदि। ये सभी क्या थे बेटा? इस आंदोलन के मुख्य बिंदु थे। अगले देखते हैं बच्चों। देखें अगले क्या था? सहयोगियों के लिए अहिंसा तथा सत्य का पालन करना आवश्यक था। गांधी जी को विश्वास था कि इस आंदोलन से एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति, किस आंदोलन से? असहयोग से स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। बेटा इसे कहानी की तरह आप लोग पढ़ना, जिससे आपको एक ही बार में याद हो जाए, रटना नहीं है। देखते हैं बेटा अगले, लॉन्ग है तो थोड़ा बड़ा तो होगा ही, है ना। चलिए, इस आंदोलन का भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय जनता पर बेटा कैसा प्रभाव पड़ा? गहरा प्रभाव पड़ा। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। विदेश से जो भी वस्तुएं आती थी बेटा उन्हें अच्छी तरह से जला दिया गया, होली जलाई गई। बहुत से छात्रों ने स्कूल तथा कॉलेजों का बहिष्कार किया। स्कूल तथा कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया था, बहुत से छात्रों ने नहीं गए थे। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद का खिताब छोड़ दिया। 13 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के समय बम्बई, जो कि मुंबई में हड़ताल रखी गई थी। दिसंबर 1921 में प्रिंस के कोलकाता आगमन पर भी हड़ताल रखी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए व्यापक दमन चक्र चलाया। अब ये जब आंदोलन चल रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा ऐसे तो हमारी बहुत किरकिरी बदनामी होगी, कुछ ऐसा करें जिससे सब जो भारतीय हैं इस आंदोलन को छोड़ दें। तो उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी के अलावा सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और चौरी चौरा की एक अप्रिय घटना के कारण महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 1922 में वापस ले लिया। बेटा चौरी चौरा की जब घटना हुई थी तो उसके बाद में गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ, जिसके बाद 1922 में आंदोलन वापस ले लिया गया। चलिए बेटा अब देखते हैं अगले। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखें ध्यान से। अगला प्रश्न है बच्चों, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। ये बेटा एनसीईआरटी का प्रश्न है। या राजनीतिक दलों में कोई 4 कार्य लिखिए। राजनीतिक जो दल होते हैं ना बेटा, इसके कोई 4 कार्य लिख दो। ये 2020 में आया प्रश्न है। या राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। क्या है बेटा? राजनीतिक दलों से आप समझते क्या हैं? लोकतंत्र में राजनीतिक
दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। 2020 में आया है। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर में हेडिंग डालेंगे बेटा राजनीतिक दल। लिखते हैं इसका, राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में, ध्यान से सुने बेटा, किसकी बात हो रही? राजनीतिक दल की बात हो रही है। यहाँ पर कह रहे हैं राजनीतिक दल के लोगों के एक ऐसे संगठन के रूप में समझा जा सकता है। राजनीतिक दल में कौन होते हैं? तो ऐसे लोग होते हैं जो चुनाव लड़ने और सरकार में, अगले देखते हैं बेटा, चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। वो चुनाव लड़ते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हम जीत गए तो राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में होगी। उसके लिए वो क्या करते हैं? उद्देश्य से काम करते रहते हैं। समाज की सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियों और कार्यक्रम तय करता है। समाज को ध्यान में रखकर क्या करता है? ये कुछ नीति बनाता है समाज को लुभाने के लिए या समाज का भला करने के लिए, और कुछ कार्यक्रम तय करता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है बेटा? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका चलिए देखते हैं। कह रहे हैं लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। लोकतंत्र अगर कोई प्रदेश है, देश है, तो बेटा उसमें राजनीतिक दल क्या काम करते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निम्नलिखित भूमिकाएं होती हैं। पहला देखें बेटा, ध्यान से समझेंगे, ठीक है? देखो बच्चों, पहला हेडिंग डाला चुनाव लड़ना। तो क्या काम है इनका? चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल अपना एक उम्मीदवार खड़ा करते हैं, वो चुनाव लड़ता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीके से करते हैं। जैसे भारत में दल के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। भारत में दल के नेता होते हैं, दल के नेता ही वही उम्मीदवार को चुनते हैं। तो ये काम भी होता है राजनीतिक दल का, क्या? चुनाव लड़ना। दूसरा देखते हैं बेटा, नीतियों व कार्यक्रम जनता के सामने रखना। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। ठीक है, अगले देखते हैं बच्चों। ये सभी राजनीतिक दल के कार्य हैं। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक साथ दिशा दी जा सके। दल तरह तरह के विचारों को बुनियादी राय तक समेट लाता है। समेट लाता है। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुसार नीतियां तय करती हैं। सरकार दल के अनुसार नीतियों को क्या करते हैं? तय करती है। चलिए अगले देख लेते हैं बेटा, अगले क्या काम है इसका। तीसरा हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चे, कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका। कह रहे हैं राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कानून औपचारिक बहस होती है और विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य तो होते ही हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला लेते हैं या फैसला करते हैं। बताओ बेटा, समझ में आ रहा है ना? ये सभी कार्य किसके हैं? राजनीतिक दल के। चलिए बेटा अगले बढ़ते हैं। चौथा कार्य भी देखते हैं क्या है इनका। तो आप कहेंगे, हेडिंग डालेंगे सरकार बनाना। सरकार बनाना भी तो बेटा राजनीतिक दल का ही कार्य है। देखें, दल ही सरकार बनाते व चलाते हैं। जो दल चुनाव जीतता है वह सरकार बनाता है। जो दल चुनाव जीतता है वह सरकार बनाता है तथा महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों के मामले में भी निर्णय लेता है। जो दल चुनाव जीतता है वह सरकार बनाता है तथा महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों के मामले में निर्णय भी लेता है। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं, फिर उन्हें मंत्री बनाती हैं। पार्टी जो होती हैं वो क्या करती हैं बेटा? पार्टियां नेता को चुनती हैं, फिर उसे प्रशिक्षित करती हैं, ट्रेनिंग करती हैं और उसे मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार शासन चला सकें। पार्टी जैसा चाहेगी वैसा ही शासन वो चला सकें। तो ये भी राजनीतिक दल का ही कार्य होता है। बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले, और देखते हैं क्या क्या कार्य होते हैं, क्योंकि बेटा लॉन्ग है तो लॉन्ग जैसा होना चाहिए। पांचवा है बेटा, हेडिंग डालेंगे विरोधी दल के रूप में काम करना। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। चुनाव हारने वाले दल क्या करते हैं? शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं।
जो हार जाता है वो बेटा विरोधी पक्ष बन जाता है ना। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वे अपनी अलग राय भी रखते हैं। सरकार की आलोचना भी करते हैं और बेटा अपनी राय भी देते हैं, रखते हैं। विरोधी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को गोलबंद करते हैं। जो विरोधी दल होते हैं वो बेटा विपक्ष जो होता है वो जनता की आवाज़ होता है, ठीक है। अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक और हेडिंग है जो राजनीतिक दल के कार्य होते हैं। देखो बेटा, छठा हेडिंग है जनमत निर्माण करना। अर्थात देख लेते हैं, राजनीतिक दल जनमत निर्माण का कार्य भी करते हैं। चुनाव के समय जनमत, जन मतलब लोगों के, मत मतलब वोटों को इकट्ठा करना। चुनाव के समय चुनाव प्रचार के दौरान, बाद में सरकार बनाने के बाद भी राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता को राजनीतिक शिक्षण देने का काम करते हैं, जिससे एक स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है। बेटा आपने देखे पार्टी के कार्यकर्ता जिन्हें हम कहते हैं, वो अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं और चुनाव अर्थात वोटों को इकट्ठा करते हैं। चलिए एक और है बेटा हेडिंग प्यारा सा, राजनीतिक दल का कार्य ये भी है कल्याणकारी कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाना। जो कार्यक्रम अच्छे हों, कल्याणकारी हों, वो कहाँ तक पहुंचना चाहिए? आम जनता तक बेटा पहुंचना चाहिए। देखें, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए गए कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकार अधिकारी, एक जो साधारण नागरिक है बेटा, उसके लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। क्योंकि आप कहो कि भाई हम तुम्हें वोट देंगे तो लोग घर घर तक आते हैं। इसी कारण लोग दलों को अपने करीब मानते हैं। लोग सोचते हैं अरे हम तो उस दल के हैं, हम उस पार्टी के हैं, वो बिल्कुल पास मानते हैं। दलों को भी लोगों की मांगों का ध्यान में रखना होता है, वरना जनता अगले चुनाव में उन्हें हरा सकती है। यदि जनता की बात आप ना सुनेंगे तो बेटा इस बार तो जीत गए, अगली बार तो आपको हारना निश्चित है ना। तो इसीलिए जो होता है बेटा, वो जनता की मांगों को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखें। देखें बेटा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। ये मेरे प्यारे बच्चों 2020 में आया हुआ प्रश्न है। अगले देखते हैं, या मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये 2021 में आया हुआ प्रश्न है। या भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए 4 उपाय बताइए। 2023 में आया हुआ प्रश्न है। बेटा सबसे पहले आप ये जानें, मृदा अपरदन और भूक्षरण एक ही प्रश्न होते हैं। भूक्षरण भूमि का टूटना या भूमि का क्षरण होना ही भूक्षरण होता है। या मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मृदा अपरदन आए या फिर भूक्षरण आए, आपका जवाब एक ही रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जरा ध्यान से समझते हैं इसका जवाब। बेटा ये लॉन्ग प्रश्न है तो थोड़ा बड़ा तो होगा ही, ठीक है। हेडिंग डालेंगे बेटा मृदा अपरदन। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। कह रहे हैं मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है, कहा जाता है। अब जैसे मृदा है बेटा, बारिश हुई, ऊपर की मिट्टी रिल गई, चली गई, कट गई, नदियों में पहुंच गई, ये मृदा अपरदन भी है और भूक्षरण भी है बेटा, ठीक है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। मृदा के अपरदन और बनने की क्रियाएं परस्पर, अगले बेटा, किंतु विभिन्न मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन तेजी से होने लगता है। बेटा अगर कोई ऐसी प्राकृतिक घटनाएं या मानवीय क्रियाएं हो जाएं अगर, तो बेटा मृदा अपरदन क्या होता है? तेजी से या जल्दी जल्दी होने लगता है, ठीक है। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी होते हैं। ऐसे क्या कारण होते हैं जिससे मृदा अपरदन तेजी से होता है या ज़्यादा होने लगता है? तो आइए उन कारणों को जानते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भौतिक कारण। कह रहे हैं इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। पहला हेडिंग डाला भौतिक कारण।
मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी मुख्य भौतिक कारक निम्नलिखित हैं। क्या है बेटा? भौतिक कारक निम्नलिखित हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, पहला है ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतलीय भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होता है। आपने देखा है कि एक भूमि ढाल वाली है, जैसे पहाड़ सा बेटा ढाल है, और एक है समतल। तो आप सभी जानते हैं समतल में कम होगा, ढाल वाली में ज़्यादा होगा। दूसरा है बेटा तीव्र अथवा मूसलाधार वर्षा से मृदा अपरदन होता है। यह मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर ले जाती है। जैसे आप देखते हैं आंगन हैं, खेत हैं, जब बहुत तेजाई से बारिश होती है तो बेटा ऊपर की सब मिट्टी धुलकर चली जाती है। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें तीसरा पॉइंट कह रहे हैं जब पवनें जब आंधी का रूप ले लेती हैं। पवनें मतलब बेटा हवा। हवा जब आंधी का रूप ले लेती हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में मृदा उड़ाकर ले जाती हैं। जब बेटा हवा चल रही है, सूखी मृदा है, और जब वो आंधी बन गई तो देखा कितनी धूल मिट्टी ऊपर की उड़ाकर ले चली जाती हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में मृदा अपरदन का यह एक बड़ा कारक है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में मृदा अपरदन का यह एक बड़ा कारक है। चलिए अब देखते हैं मानवीय कारक क्या हो सकते हैं। वो तो बेटा भौतिक थे, मानवीय देख लेते हैं। निम्नलिखित कुछ मानवीय कारकों को भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जैसे बेटा इसे ऊपर करते हैं और अच्छे से हम देखते हैं कि मानवीय कारण क्या हो सकते हैं। पहला है बेटा मानवीय मतलब मनुष्यों के द्वारा क्या हो सकता है। पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है। बेटा पशुओं को आप चरा रहे हैं किसी खेत में, तो जो वहाँ की घास वगैरह होगी उनके पैरों से वो घास सूख जाएगी, दब जाएगी, टूट जाएगी। और घास हो या पेड़ पौधे वही मिट्टी को जकड़े रखते हैं बेटा। क्या करे रहते हैं? जकड़े। आपने देखा है बंजर में से कभी क्यों नहीं मिट्टी उड़ती? क्योंकि बंजर जमीन में इतनी घास वगैरह होती है कि वो सभी मिट्टी को फांसे रहती है। तो यदि आप ज़्यादा चराई कराएंगे तो उनके पैरों से सभी फसल घास सब नष्ट हो जाएगी और मिट्टी जो है वो टूटकर चली जाएगी, समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में मृदा पर जल और वायु का प्रभाव तीव्र होता है, और तब बेटा बारिश होगी तो सब धुलकर चली जाएगी। तो ये अगर पशुओं की चराई ना कराई जाए तो मृदा अपरदन कम होगा। दूसरा है बेटा वृक्षों की जड़ें मृदा की रक्षा करती हैं। वृक्षों की जड़ें, यही तो मैंने बताया था बेटा, कोई भी वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें मृदा या मिट्टी को रोकती हैं। इसीलिए तो हाईवे पर या रोडों पर आपने देखे उसके किनारे क्या पेड़ लगाए जाते हैं जिससे मिट्टी का कटाव ना हो। वनों के कटाव से मृदा अपरदन में तेजी आ गई। वन कट गए तो मृदा अपरदन में क्या हो गई? तेजी आ गई, क्योंकि पानी और पवनों के बहाव को वृक्ष कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? कम कर सकते थे, लेकिन अब वो भाई कट गए तो फिर तेज तो होगा ही। चलिए तीसरा भी देख लेते हैं बेटा, मानवीय कारण भी कई हैं, एक दो नहीं है। तीसरा देखें, कृषि को गलत तरीके से मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाना, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बनती हैं जिसके अंदर पानी बहता है और आसानी से मृदा का कटाव हो जाता है। जैसे बेटा ढालू खेत है, अब आप ऊपर से नीचे के लिए जोतते हुए लाए तो जो ऊपर से नीचे की तरफ नाली बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? और जब पानी बरसेगा तो बेटा वही नालियों के द्वारा बिल्कुल मिट्टी चलती आएगी। जैसे हाईवे बेटा कोई ब्रिज वगैरह पुल होता है, आपने देखा है कितनी मिट्टी डालकर पुल बनाया जाता है, लेकिन जब बारिश होती है तो वो साइड से जो मिट्टी होती है सब धुल के रोड पे चली आती, नीचे चली आती है ना? वैसा ही केस। अगले देखें, खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन कार्य से भी मृदा अपरदन होता है। जैसे खनिज पदार्थ निकालते हैं, कोयला है, लोहा है, जो जमीन से प्राप्त धातु होती हैं, वो बेटा जब हम निकालेंगे तो हमें खोदना तो पड़ता है ये जमीन, है ना? तो उससे भी मृदा अपरदन हो जाता है। अगले देखें बेटा, अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, देखो कह रहे हैं मनुष्य भवन निर्माण कार्य के लिए रोड़ी बजरी संगमरमर बदरपुर आदि, ये बदरपुर है जिसे हम बजरपुट कहते हैं ना, तो ये बदरपुर है, ठीक है, आदि प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी पहाड़ियों को गहरे गड्ढों में परिवर्तित या परिणत कर देते हैं। आपने देखा होगा घर बनाते हैं तो वो क्या काम करते हैं, उसमें मिट्टी डालने के लिए या कुछ भी करने के लिए, बहुत मिट्टी जब घर में नया घर बनता है डालने के लिए, तो बेटा वो मिट्टी कहीं से तो आती होगी ना, खेतों से कहीं से आएगी, तो वहाँ गड्ढा हो जाएगा, तो समझ लो मृदा अपरदन हो गया। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। देखें एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। देखो बच्चों, प्रश्न है बेटा मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। या बेटा है
मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। ये 2023 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। तो आप हेडिंग डालेंगे उत्तर में मानव विकास सूचकांक। क्या डालेंगे बेटा? मानव विकास सूचकांक। देखें इसका उत्तर देखते हैं बेटा। कह रहे हैं मानव विकास सूचकांक एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। बेटा जो कई देश होते हैं उनमें समाज के और आर्थिक जो क्षेत्र होते हैं उनने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं उसके अनुसार क्या किया जाता है, एक स्थान पोजीशन बताई जाती है जिसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। अगले देखिए बच्चों, इस मापदंड द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों की तुलनात्मक प्रगति का ज्ञान करने में सफल हुआ। कौन हुआ बेटा? इस मापदंड द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों की तुलनात्मक प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुआ। अगले देखते हैं बेटा, ध्यान से समझना। अगले है मेरे प्यारे बच्चों, सफल हुआ ऐसा इसलिए किया गया जिससे कुछ ऐसे देशों की सहायता की जा सके जो उनके विकास के लिए आवश्यक हैं। ऐसे देशों की सहायता हो सके जो उनके विकास के लिए आवश्यक हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी प्रथम मानवीय विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया ताकि विश्व के विभिन्न देशों की सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों को आंका जा सके। तो बेटा मानव विकास सूचकांक क्यों बनाया गया? क्योंकि सभी देशों की जो आर्थिक सामाजिक जो उपलब्धियां हैं उन्होंने जो तरक्की की है उनको नापा जा सके स्थान के अनुसार। ठीक है बेटा। अगला हेडिंग डालेंगे मानव विकास नापने के मूलभूत अवयव। मानव विकास एक विस्तृत धारणा है, सही बात है बेटा। इसमें मनुष्य के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जीवन का विकास शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास को नापने के लिए 3 प्रमुख अवयवों को आधार बनाया। कितनों को बनाया था बेटा? 3 प्रमुख जो अवयव थे उनको आधार बनाया था विकास नापने के लिए। तो चलिए जानते हैं वो क्या हैं। तो बेटा पहला है मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ आयु। क्या हेडिंग डालेंगे? दीर्घ आयु। मानव विकास सूचकांक के अनुसार जिन देशों में जीवन प्रत्याशा अधिक होगी उन्हें विकसित देश माना जाएगा। जैसे बेटा कहीं के लोग अधिक साल तक जीवित रहते हैं तो उस देश को विकसित माना जाएगा। इसमें केवल दीर्घ आयु ही शामिल नहीं है बल्कि एक अच्छा व स्वस्थ जीवन जीना भी विकास के लिए जरूरी होता है बेटा। ऐसा नहीं बीमारी फैल गई है, ऐसा नहीं बेटा। ठीक है। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति देश के विकास के लिए काम कर सकता है। शारीरिक व मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो देश के विकास के लिए क्या कर सकता है बेटा? काम कर सकता है। दूसरा हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों शिक्षा अथवा ज्ञान। कह रहे किसी देश में जितने अधिक लोग साक्षर होंगे, साक्षर का मतलब है पढ़े लिखे, किसी देश में जितने अधिक लोग साक्षर होंगे उस देश के विकास का स्तर भी उतना अधिक ऊंचा होगा। जितने ज़्यादा क्या होंगे? साक्षर होंगे, उस देश का विकास का स्तर भी उतना ही ज़्यादा ऊंचा होगा। एक साक्षर व्यक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो बेटा इसीलिए कहते हैं कि सब पढ़ें सब बढ़े। और हमारे देश में अगर सभी लोग बेटा पढ़े लिखे होंगे तो देश तरक्की अवश्य करेगा। ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं बेटा तीसरे पॉइंट की तरफ। ध्यान से देखेंगे अच्छे से बेटा। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? जीवन स्तर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जीवन स्तर। कह रहे हैं जिस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जिस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह देश विकास की श्रेणी में उच्च स्तर पर गिना जाएगा। बेटा जिस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कैसी होगी? अधिक होगी, वह देश विकास की श्रेणी में उच्च स्तर पर गिना जाएगा। क्योंकि ऐसे देश में लोग ना केवल अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा करेंगे बल्कि एक अच्छा जीवन स्तर बनाएंगे जो विकास के लिए जरूरी है। जो विकास के लिए कैसा है बेटा? जरूरी है। तो ये है जीवन स्तर। तो ये था मानव विकास सूचकांक। अच्छा प्रश्न है, अच्छे से याद करिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हम कुछ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न है वह भारत के मानचित्र में भरने के लिए आएंगे और ये बेटा निश्चित प्रश्न है। आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर बहुत ही सावधानी पूर्वक अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों। चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बेटा वह स्थान जहां जलियांवाला बाग
हत्याकांड हुआ। आप सब जानते हैं जलियांवाला बाग बेटा जहाँ हत्याकांड हुआ था। इस वीडियो में मैंने केवल उनके प्रश्न कराऊंगा बेटा भारत के मानचित्र के, जो आपके पेपर में आएंगे। 5 इतिहास से आएंगे, 5 भूगोल से, और बाकी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको भारत का मैप भरना भी बता दूंगा। तो बेटा वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो बेटा आप देख सकते हैं कितने वर्ष आया हुआ बेटा प्रश्न है। तो जवाब हो जाएगा अमृतसर। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा दूसरे नंबर का। वह स्थान जहाँ आर्य समाज एवं प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। वह स्थान जहाँ आर्य समाज एवं प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, तो बेटा वह स्थान है मुंबई। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई। और ये भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 3 की तरफ। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया था। महात्मा गांधी ने बेटा नमक कानून भंग किया था ना, तोड़ा था नमक कानून। तो वो कहाँ तोड़ा था? तो मेरे प्यारे बच्चों वो तोड़ा था डांडी में। कहाँ तोड़ा था? डांडी में। और अनेक बार आया हुआ ये भी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न है, वह स्थान जहां एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसने? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। वह स्थान प्यारे बच्चों है चेन्नई। कहाँ है बच्चों? चेन्नई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5वें नंबर का। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद क्या हुए थे बेटा? शहीद हुए थे। स्थान के जगह का नाम है बेटा इलाहाबाद। क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले 5 प्रश्न हमने देख लिए। अब देखते हैं छठा प्रश्न। क्या है बेटा छठा? वह नगर जहां 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों वह स्थान है इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद, जिसे हम आज के टाइम पर प्रयागराज भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है। कौन सा विश्वविद्यालय बेटा? मुस्लिम विश्वविद्यालय। इस पूरी वीडियो को अच्छे से समझ लेना बेटा, समझना आप सामाजिक विज्ञान में टॉप कर जाओगे। ठीक है, और भी जो इंपॉर्टेंट होंगी तो मैं वो करा दूंगा बेटा। ठीक है, मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? अलीगढ़ में। कहाँ? अलीगढ़ में। और बेटा वीडियो पसंद आती हो ना तो लाइक कर दो। ठीक है, क्योंकि मेहनत वसूल हो जाती है आप जब लाइक करते हैं। वह नगर जहां मोमडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना हुई। वह नगर जहां मोमडन एंग्लो कॉलेज ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, तो बेटा ये अलीगढ़ में हुई थी। कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में हुई थी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नमा। वह नगर जहां संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी। वह नगर जहां संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी, तो आंसर है बेटा संसद भवन। स्थान है नई दिल्ली में। कहाँ बेटा? नई दिल्ली। और आप सब जानते हैं कि वह नगर जहां असहयोग आंदोलन का उद्घोष किया गया था, वह है बेटा आपका प्यारा सा उत्तर प्रदेश। चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। देखो प्रश्न 11 है मेरे प्यारे बच्चों, वह नगर जो ब्रह्म समाज का मुख्य केंद्र रहा। वह नगर जो ब्रह्म समाज का मुख्य केंद्र रहा था, कौन सा नगर था बेटा? कोलकाता, जिसे हम कलकत्ता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, मानचित्र के इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा एक भी प्रश्न, ये याद रखना। 12वां है बेटा, वह नगर जहां जनरल ओ डायर ने सैकड़ों भारतीयों को गोलियों से भून दिया था। वह नगर जहां जनरल ओ डायर ने सैकड़ों भारतीयों को गोलियों से भून दिया था, तो बेटा वह नगर है अमृतसर। कहाँ है बेटा? अमृतसर। अगला प्रश्न, वह नगर जहां 1828 ईस्वी में, वह नगर जहां 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, तो बेटा ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता अर्थात कलकत्ता में हुई थी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है 14वें नंबर का, वह नगर जहां गांधी जी और अंबेडकर में समझौता हुआ था, तो बेटा वो हुआ था पुणे में। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? पुणे में। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां 1857 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। वह नगर जहां 1857 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। देखें प्रश्न 16 है, वह स्थान जहां भारत के नौसैनिकों ने वर्ष 1946 में एक क्रांति की थी। वह स्थान जहां
भारत के 9 सैनिकों ने वर्ष 1946 में क्रांति की थी? तो बेटा वो कौन सा स्थान था? तो वो था मुंबई। कौन सा था बच्चों? मुंबई। अगला प्रश्न है बेटा 17वें नंबर का, वह स्थान जहां सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। वह स्थान जहां सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो बेटा जगह है आपकी वाराणसी। कौन सी जगह है बेटा? वाराणसी। 18वां प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट्स, वह नगर जहां 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। वह नगर जहां 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो बेटा आंसर हो जाएगा कोलकाता। ध्यान दें बेटा, हिंदू कॉलेज की, हिंदू विश्वविद्यालय की नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता अर्थात कलकत्ता में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। देखें, प्रश्न संख्या 19 है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। आपने सुना होगा, गांधी जी भी थे, कि वह स्थान जहां नील की खेती होती थी वहां किसानों का आंदोलन हुआ था बेटा। तो वह जगह है चंपारण। कौन सी बेटा? चंपारण। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, वो कहाँ हुई थी बेटा? चेन्नई। ये सही से देख लेना, ये लिखा है बेटा चेन्नई। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वह नगर जहां मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय स्थापित किया था। वह नगर जहां मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय स्थापित किया था, बेटा ऑप्शन हो तो आपका इसका सही जवाब है वाराणसी। अगला प्रश्न है बेटा, वह स्थान जहां तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी बेटा। वह जगह कहाँ है? तो वो है बेटा पुणे। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? पुणे। अगला प्रश्न है 23वां, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, तो बेटा जगह है आपकी खेड़ा, गुजरात में। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। ध्यान से देखें, प्रश्न संख्या 24 है बच्चों, उत्तराखंड का वह नगर जहाँ कुंभ का मेला लगता है। उत्तराखंड का वह नगर जहाँ कुंभ का मेला लगता है, तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हरिद्वार। हरिद्वार में बेटा कुंभ का लगता है, नहीं लगता है? ठीक। 25वां प्रश्न, वह नगर जहाँ पुर्तगाल के अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। वह नगर जहां पुर्तगाल के अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, तो वो है बेटा कोच्चि। क्या जगह का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कोच्चि। अगला प्रश्न है 26, वह नगर जहां स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। वह नगर जहां स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया, तो बेटा जवाब हो जाएगा आपका कोलकाता, यानी कलकत्ता में विवेकानंद ने जन्म लिया था बेटा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 27वां, वह स्थान जहां भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित हुई थी। वह स्थान जहां भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित हुई थी, तो बेटा जवाब है आपका अड्यार में। कहाँ हुई थी? अड्यार। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 28 की तरफ। ये याद कर लेना बेटा, 5 प्रश्न इससे अवश्य आएंगे, याद रखना। 28वां प्रश्न है, वह नगर जहां गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने करी थी बेटा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो सही जवाब हो जाएगा बेटा पुणे। क्या हो जाएगा? पुणे में। 29वां प्रश्न है, वह स्थान जहां काशी विश्वविद्यालय है। अब ध्यान रखें बेटा, काशी विश्वविद्यालय है, तो आप बताएंगे कहाँ है बेटा? वाराणसी में है। ठीक है। अगला है बेटा 30वां प्रश्न, वह नगर जहां हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था, तो बेटा कहाँ चलाया गया? दिल्ली में चलाया गया था। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, और सभी प्रश्न याद करना है, ऐसा नहीं कोई छोड़ दिया जाए। अगला प्रश्न है बेटा, वह नगर जहां रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। वह नगर जहां रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, तो मेरे प्यारे बच्चों कोलकाता यानी कलकत्ता में। अगला प्रश्न है बेटा, वह नगर जहां क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान पब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो बेटा ये है आपका कानपुर। वह नगर कहाँ पर है जहां क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो बेटा कानपुर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं
33वें प्रश्न की तरफ। देखो बच्चों, 33वां प्रश्न है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वह जगह है अहमदाबाद, गुजरात में। अगला प्रश्न है 34वां, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, तो बेटा वह स्थान है साबरमती आश्रम। क्या है बच्चों? साबरमती आश्रम। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार किया गया, तो बेटा स्थान है आपका कलकत्ता। कहाँ स्वीकार किया गया बेटा? कलकत्ता में। अगला प्रश्न है बच्चों 36वें नंबर का, वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तो बेटा वह घटना थी आपकी चौरी चौरा कांड। कौन सा बेटा? चौरी चौरा कांड। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, देखिए बेटा, अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित। बेटा एक प्रश्न इससे अवश्य आएगा, एक प्रश्न इससे अवश्य आएगा मेरे प्यारे बच्चों। पहला है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी बेटा? तो आप कहेंगे मुंबई में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा लगा लें, इसमें से एक आएगा ही आएगा। ठीक है, और बाकी इतिहास यानी कि 5 प्रश्न इनसे आएंगे ही आएंगे। दूसरा है बेटा, वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो बेटा कहाँ हुआ था? प्रथम मुंबई में हुआ था। देखो कितने वर्ष आए हुए हैं, सब इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह नगर जहां कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव बेटा? 1942, सन याद रखना, 1942 में। तो बेटा वह स्थान है मुंबई। कौन सा है बेटा? मुंबई। अगले देखें, वह स्थान जहां कांग्रेस का 1892 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। 1892 ईस्वी में। तो बेटा वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था इलाहाबाद यानी प्रयागराज। चलिए अगले देखते हैं बेटा, ये हो गए हमारे 4 प्रश्न और हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 5वां है बेटा, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1907 में विभाजन हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1907 में विभाजन। तो वो है बेटा सूरत। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? सूरत। अगले देखते हैं, अगले देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वर्ष 1916 में समझौता हुआ था। तो वो स्थान था बेटा लखनऊ। अगला प्रश्न है बेटा 7वां, वह स्थान जहां होम रूल लीग का प्रस्ताव पारित किया गया। तो वो था बेटा लखनऊ। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां, वह स्थान जहां वर्ष 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो बेटा 1925 में कहाँ हुआ था? कानपुर में। हुए सब कांग्रेस के ही अधिवेशन है, लेकिन आपको सन ध्यान रखना पड़ेगी बेटा। अगर 1925 आया पेपर में तो आप क्या लगाओगे बेटा? कानपुर। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट हैं। अगला है बेटा, वह स्थान जहां वर्ष 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब बेटा 1912 में आ गया, तो ये बांकीपुर पटना। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बांकीपुर पटना। 10वां है, वह स्थान जहां वर्ष 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बेटा कौन सा स्थान जहां 1946 में अधिवेशन हुआ था? तो बेटा वह स्थान है मेरठ। क्या है बेटा? मेरठ। अगला प्रश्न है बेटा 11वें नंबर का, वह नगर जहां 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो बेटा वह जगह है बनारस अर्थात वाराणसी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वह नगर जहां 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव हुआ था बेटा कहाँ? तो आप कहेंगे कोलकाता यानी कलकत्ता में हुआ था। चलिए बच्चों बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखें अगला प्रश्न है बेटा 13वां, वह स्थान जहां वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ।
बेटा सन याद रखना, ठीक है। अब किसका पूछ रहे हैं, 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों वो हुआ था लाहौर में। अगला प्रश्न है 14वां, वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बेटा वह है मद्रास में। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, मद्रास में हुआ था। अगला है बेटा, वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कौन सा बेटा, 1920 में, तो वह जगह है बेटा कोलकाता यानी कि कलकत्ता। तो 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बेटा कलकत्ता में। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पेपर में जो प्रश्न आएंगे वह मेरे प्यारे बच्चों इतिहास और भूगोल दोनों से आएंगे आपके, 5 तो वो थे आपके इतिहास और ये हैं आपके भूगोल के। कह रहे हैं निर्देश से भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध, इसमें बेटा चिन्ह भी दिया होगा। देखो ये चिन्ह दे रखा है, नहीं दे रखा है ना, ये देखो चिन्ह है। तो नागार्जुन सागर बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। अब बेटा भारत का मैप होगा उसमें आपको नागार्जुन सागर बांध दर्शाना है। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाओ। तीसरा है बॉक्साइड उत्पादन का एक क्षेत्र, देखो बेटा 4 बार प्लस है, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाओ। चौथा है बेटा हैदराबाद नगर, ये ओसा है बड़ा सा जीरो सा, इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ। पांचवें है बेटा ब्रह्मपुत्र नदी, ये देख रहे हो कैसा तिरछा तिरछा साइन है, इसके द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो ये 5 प्रश्न ऐसे आएंगे। अब आपको किस में दर्शाना है बेटा, भारत के मैप में। तो चलो इन पांचों को मैं ले चलता हूं आपको भारत के मैप में कैसे दर्शाए जाएंगे। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भारत का मैप आपको मिलेगा बिल्कुल ब्लैंक यानी खाली। तो हमें सबको दर्शाना है जैसे अभी था। जो एक पहला प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। तो पहला प्रश्न क्या था, आप देख रहे हैं सामने, नागा अर्जुन सागर बांध। पहला क्या था, नागा अर्जुन सागर बांध इस चिन्ह के द्वारा दर्शाओ। तो हम देखते हैं कि नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस जगह पर है बेटा। ठीक है, तो देखें ये आपको चिन्ह मिल गया बना हुआ, ये देखिए बेटा ये है। तो यहाँ पर भारत के इस कोने पर कौन सा सागर बांध है बेटा, तो है नागा अर्जुन सागर बांध। तो आपको भारत के मानचित्र में ऐसा ही खाली नक्शा मिलेगा। आपको जो चिन्ह बनाने के लिए कही जाए, जैसे यहाँ पर यही चिन्ह बनाने की बात हुई थी बेटा, तो ये चिन्ह बना दिया और हमने वहां से एक लाइन खींच के ड्रॉ करके लिख दिया नागा अर्जुन सागर बांध, और वो किस जगह है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जैसे दूसरा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या कहा है, तो दूसरे प्रश्न में कहा है कपास का क्षेत्र, किसका बेटा, कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, इस वाले चिन्ह से। तो देखो कपास उत्पादन का एक क्षेत्र कहाँ पर है, वो देखो। तो ऐसे चिन्ह कहाँ पर है बेटा, तो आप देख सकते हैं ये बने हैं बेटा, इस जगह पर बने हैं, है ये। तो ये है कपास का क्षेत्र गुजरात में। कपास कहाँ पाया जाता है बेटा, गुजरात। तो देखो यहाँ पर ये चिन्ह बना करो, गुजरात किस जगह पर है, तो बेटा यहाँ पर हैगा गुजरात। तो यहाँ पर ऐसी लाइन खींच के हम क्या लिख देंगे, गुजरात। तो भारत के मैप में चिन्ह भी बनाना और जगह का नाम भी लिखना है कि वो चीज़ कहाँ पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न में पूछा है बॉक्साइट उत्पादन का क्षेत्र, बॉक्साइट उत्पादन का क्षेत्र। तो बेटा देखो ये प्लस प्लस हैं बने हुए, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये वाला बेटा क्षेत्र जो है वो बॉक्साइट उत्पादन का क्षेत्र है। देखो है नहीं है, तो ये हो गया आपका बॉक्साइट उत्पादन का क्षेत्र, और इसका नाम क्या लिख दिया है बेटा, कोरापुट। क्या लिख दिया है मेरे प्यारे बच्चों, कोरापुट, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, चिन्ह बना के लाइन खींच के नाम लिख देना है, कोरापुट उड़ीसा। ठीक इसी प्रकार बेटा ये देखो चिन्ह जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, ध्यान से समझे। ये देखो उसमें पूछा गया है ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ये देखो ये उल्टा बना है निशान है ये। तो यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र। तो वहाँ पर निशान बना के हमने लिख दिया ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है बच्चों, और अगला क्या पूछा गया था, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला तो बेटा जो था आपका नदी से संबंधित था वो मैंने बता दिया। चौथा वाला था हैदराबाद नगर, जीरो से लिखा गया है, जीरो जैसा। तो देखो जहाँ पर हैदराबाद होगा वहाँ जीरो बना दिया जाएगा। अब आप ये देखें बेटा ये जीरो सा बना है, इसका मतलब यहाँ पर हैदराबाद है, और हैदराबाद कहाँ पर पड़ता है बेटा, तेलंगाना में। तो चिन्ह आपको भारत के मैप में बनाना है, जो बनाने को कहा जाए, और लाइन खींच के बाहर उसका नाम लिख देना है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम जो है
अगले प्रश्नों को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, राणा सागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है बेटा नाम सहित। दूसरा है चाय उत्पादन का क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित बेटा। तीसरा है लौह इस्पात उद्योग इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। और चौथा है बेटा रांची नगर। रांची नगर भारत में कहाँ पर है, तो बेटा ये चिन्ह बना के नाम सहित। और पांचवा है नर्मदा नदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो इन पांचों को हम फिर से बेटा भारत के मैप में देख लेते हैं। आप देखें, सबसे पहले जो हमें भारत की मैप में मिला वो देखो बेटा यहाँ पर, ये देखो ये है भारत के इस कोने पे कौन है बेटा, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में। तो हमें ये पहले पता हो कि ये राजस्थान में है, ठीक है बेटा। अब आप देखें, दूसरा पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया था, देखें चाय उत्पादन क्षेत्र। दूसरा क्या है बेटा, चाय उत्पादक क्षेत्र। और इसे इस चिन्ह से दर्शाना है, देखो ये बिंदी जैसी है, ठीक है। तो चलिए चाय उत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चाय उत्पादन क्षेत्र, ये देखो इसमें बिंदी भर दी, ठीक है। असम में चाय होती है तो हमने इसमें बिंदी लिख के असम लिख दिया। अब यहाँ पर असम होता है इसलिए असम लिख दिया, ये ध्यान रखना। अब अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नर्मदा नदी की बात हुई थी, तो नर्मदा नदी ये बह रही है और यहाँ पर बहती है, तो बेटा हमने ये लाइन खींच के लिख दिया नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश में बहती है। अगले देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया था, तो पूछा क्या गया था, लौह इस्पात केंद्र। क्या पूछा गया था बेटा, तीसरे नंबर पे लौह इस्पात, लोहा का इस्पात इस चिन्ह के द्वारा, ठीक है, ये जो चिन्ह है। तो देख लेते हैं लौह इस्पात कहाँ पर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, ये है आपका लौह इस्पात केंद्र, इस जगह पर भारत में होता है। ये सभी रेखाएं बनी हुई मिलेंगी और लाइन खींच के आपको लिखना है भिलाई छत्तीसगढ़। कहाँ बेटा, भिलाई छत्तीसगढ़। और लास्ट बेटा बच्चा है आपका रांची नगर। रांची नगर को इस चिन्ह से लिखना है। तो आपको ये जानना होगा कि रांची नगर होता कहाँ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रांची नगर इस जगह पर पड़ेगा जो कि झारखंड में स्थित होगा। आई होप आपको ये सब समझ में आता होगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखें बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो कि अति महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। और ये प्रश्न आप याद कर लेंगे तभी आपको भूगोल के जो प्रश्न है बेटा टिक लगाने वाले, सॉरी मानचित्र वाले, वो आप कर पाएंगे। जैसे पहला प्रश्न बेटा, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। अब आपको पेपर में आएगा नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो आपको पहले तो नदी पता होना चाहिए। और नदी पता होने के बाद ये पता होना चाहिए वो नदी भारत में कहाँ पर है। तो वहीं पर आपको चिन्ह बनाना है और बेटा नदी का नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। तो बेटा नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, तो आप कहेंगे कृष्णा नदी पर। कौन सी बेटा, कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है बेटा, कपास उत्पादक दो राज्यों के नाम, जिनमें कपास उगाया जाता है, उत्पादक किया जाता है, दो राज्य बताओ। तो बेटा ये देखें आप 2020 में आए हुए प्रश्न है। तो कहाँ उगाया जाता है, गुजरात महाराष्ट्र। गुजरात में और महाराष्ट्र में बेटा कपास उत्पादक किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा तीसरा, बॉक्साइट उत्पादक एक क्षेत्र का नाम लिखिए। बॉक्साइट उत्पादक एक क्षेत्र का नाम बताओ। तो बेटा बॉक्साइट जो उत्पाया जाता है वो पाया जाता है उड़ीसा में। बॉक्साइट एक धातु है बेटा, कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों चौथा, हैदराबाद नगर किस राज्य में है। तो आपको पता होना चाहिए ये है बेटा तेलंगाना राज्य में। किस में मेरे प्यारे बच्चों, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किस राज्य में है। तो बेटा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी असम राज्य में है। और आप देख सकते हैं ये सभी प्रश्न बेटा 2020 में आए हुए प्रश्न हैं। ये 2020 में आए थे पांचों। चलिए अगला सेट देखते हैं हम बेटा, दूसरा आया हुआ देखें। अगला प्रश्न है बेटा, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है। कौन सा राणा प्रताप, तो आपको बताना पड़ेगा बेटा ब्यास नदी पर। कहाँ बना है मेरे प्यारे बच्चों, ब्यास नदी पर। अगला प्रश्न है, चाय उत्पादक दो राज्यों के नाम बताइए। ऐसे दो राज्यों के नाम बताइए इसमें चाय उत्पन्न की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे दो राज्य हैं असम और पश्चिम बंगाल। कौन से, असम और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, लौह इस्पात उद्योग के किसी एक केंद्र का नाम लिखिए। जहाँ लौह इस्पात केंद्र जो होते हैं ना उद्योग, उसका नाम लिखो। तो आप लिखेंगे भिलाई। भिलाई में बेटा लौह इस्पात केंद्र है, ठीक है। चलिए चौथा है बेटा रांची नगर। बेटा भिलाई लौह इस्पात उद्योग का ही नाम है, ठीक है। कह रहे हैं रांची नगर किस राज्य में है, तो रांची है बेटा झारखंड में स्थित।
कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? झारखंड में। अब अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो आप कहेंगे जमीन पर गिरती है। तो बेटा जमीन पर तो गिरती है, पर किस जगह गिरती है? तो बेटा गिरती है खंबात की खाड़ी अरब सागर में। खंबात की खाड़ी अरब सागर में। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ। देखें बच्चों, अच्छे प्रश्न हैं। देखें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? कौन सा बेटा? नरौरा। नरौरा परमाणु केंद्र किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा बेटा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के किसी एक बंदरगाह का नाम। बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, इस वीडियो से बच नहीं सकता आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो कह रहे हैं भारत के किसी एक बंदरगाह का नाम। तो बेटा भारत का एक बंदरगाह है पारादीप। कौन सा है बेटा? पारादीप। अगला है बेटा तीसरा प्रश्न, शेर शाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क का नाम बताइए। तो मैंने आपको पढ़ाया था ग्रैंड ट्रक रोड। कौन सी सड़क है बेटा? ग्रैंड ट्रक रोड। देखें सभी आए हुए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। अगला है बेटा उत्तर रेलवे के मुख्यालय का नाम लिखिए। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली। क्या है? दिल्ली। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आंसर आप बताओगे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है बेटा, काली मिट्टी के एक क्षेत्र का नाम लिखिए। ऐसे क्षेत्र का नाम बताओ जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है। तो गुजरात। कहाँ है बेटा? गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली किस प्रदेश की राजधानी है? तो बेटा इसका उत्तर होगा एनसीआर। किस प्रदेश की राजधानी है बेटा दिल्ली? एनसीआर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, संगम कहाँ स्थित है? संगम का मतलब होता है मिलना, मिलन। मिलन कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा बेटा प्रयागराज। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रयागराज। चौथा प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी का नाम लिखिए। राजस्थान की राजधानी कहाँ है बेटा? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर में। राजस्थान की, अब बेटा पेपर में आएगा राजस्थान की राजधानी लिखिए इस चिन्ह द्वारा। तो पहले पता तो हो कि इसकी राजधानी जयपुर है, तभी तो वहां पर चिन्ह बना पाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है, सदाबहार वन के एक प्रमुख क्षेत्र का नाम दीजिए। सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट पर। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर। अगला प्रश्न है बेटा, भारत के किसी एक हवाई पत्तन का नाम लिखिए। भारत के किसी एक हवाई पत्तन का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ये भारत का एक हवाई पत्तन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किसी एक नदी का नाम लिखिए बेटा। दक्षिण भारत के किसी एक नदी का नाम लिखिए। तो एक नदी हो जाएगी बेटा तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की बहने वाली एक नदी है तुंगभद्रा। एक और अच्छा सा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, डल झील किस राज्य में स्थित है? आपने बहुत सी झीलें पढ़ी होंगी इसी प्रकार होती, और नैनी झील किस राज्य में बेटा? उत्तराखंड में। तो डल झील किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर। सभी किस में बेटा? जम्मू कश्मीर में ही है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर जो है बेटा किस राज्य में है? तो ये है मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? लाल मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों लाल मिट्टी जो है वह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न है, कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। बेटा ऐसे प्रश्न कई बार आए हैं। कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। तो कलपक्कम। कलपक्कम जो है बेटा वो आणविक ऊर्जा केंद्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की राजधानी का नाम लिखिए। तो महाराष्ट्र की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं बेटा मुंबई है। क्या है? मुंबई है। अगला देखते हैं बेटा, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी जो बांध है वो बेटा किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर है भागीरथी एवं भिलगना के संगम पर। विलंगना के संगम पर। तो भागीरथी और विलंगना जो नदी है इसके मिलन, जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिली हैं वहाँ पर बेटा टिहरी बांध बनाया गया है।
अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के एक पर्वत का नाम लिखिए। दक्षिण भारत में स्थित बेटा एक पर्वत बताओ, तो आप कहेंगे अरावली पर्वत। बेटा दक्षिण भारत में स्थित कौन सा पर्वत है? अरावली। चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों अगले बढ़ते हैं, ध्यान से देखें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्या है? अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग के एक प्रमुख केंद्र का नाम लिखिए। सीमेंट उद्योग के एक प्रमुख केंद्र का नाम लिखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा सतना। क्या हो जाएगा? सतना। सीमेंट उद्योग का एक प्रमुख केंद्र जो है उसका नाम है बेटा सतना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्वी भारत के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लिखिए। जो बेटा पूरब भारत में पाया जाता है उसका एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लिखिए। तो ये है बेटा कलकत्ता। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कलकत्ता। अगला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का नाम लिखिए। मैग्नीज उत्पादन, जहां मैग्नीज पाया जाता है उसका एक नाम लिखिए। तो बच्चों उसका सही जवाब हो जाएगा बेटा मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र का नाम वो है बेटा झारखंड। झारखंड में मैग्नीज पाया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज की वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको हम बता दें ये मॉडल पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बेटा इस वीडियो में बहुत अत्यधिक मेहनत की गई है, ये आप जान ही सकते हैं। आपके सामाजिक विज्ञान में 5 टाइप्स के प्रश्न आते हैं बेटा। इतिहास से आएंगे, भूगोल से आएंगे, नागरिक शास्त्र से आएंगे और अर्थशास्त्र से आएंगे। बेटा चारों भागों के तो लिए ही गए हैं, किंतु जो 5 प्रश्न आपके इतिहास से आएंगे भारत के मानचित्र में, उन प्रश्नों को भी इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है बेटा। और आपके जो भूगोल के 5 प्रश्न आएंगे उन्हें भी भारत के मैप में लिखकर बताया गया है। अब आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से, फिर से सुने बेटा, इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से लिखकर, क्या करके बेटा? लिखकर इस वीडियो को देखते रहेंगे और पूरी वीडियो को लिख लेना। लिखकर बेटा याद करना है और कोशिश करना कि कोई भी प्रश्न, मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। ठीक है? क्योंकि इस वीडियो से आप आसानी से कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के पेपर में पास हो सकते हैं। इसी प्रकार मैं और इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर को सॉल्व कराता रहूँगा जिससे आप अच्छे नंबर से पास होते रहें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो का लिंक आप अपने दोस्त, रिश्तेदारों या जिसे भी आप सेंड करना चाहें उसे अवश्य कर दें, क्योंकि जिससे सबका भला हो सके। और आपको अगर ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों 1% पसंद आई हो, 1% तो इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना, जिससे हम भी मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ हम ठीक वस्तु की जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कोई भी वीडियो जब हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले देखने को मिल जाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, क्या आपको ऐसी और वीडियो चाहिए या नहीं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।